हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, जीव विज्ञान की इस श्रृंखला में, इस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं मानव रोग एवं उसके उपचार, प्रोटीन्स, विटामिन्स एवं खनिज पदार्थ। इन दो टॉपिक से जो है हम लोग इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो यह जो है विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मछली का जो तेल होता है उस तेल में ओमेगा 3 नामक वसा अम्ल होता है। मछली के तेल में कैसा जो वसा पाया जाता है उसका क्या नाम होता है? तो ओमेगा 3 जो है उसका नाम होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक रोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? केला जो है वह विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। कितना परसेंट? 33% पाया जाता है। और केला जो है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। और इसके साथ ही केला में विटामिन ए, लोहा एवं फास्फोरस भी पाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो जो विटामिन के है वह खून के थक्का बनाने में मदद करता है। इसकी कमी के कारण जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन के जो है उस विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन नाम है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आइए कुछ विटामिन्स दिया है उसका नाम उसका यूज हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल्स है और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। रतौंधी नामक बीमारी किसी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है तथा इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी के कमी से होता है। और विटामिन बी की रासायनिक नाम की बात की जाए तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से एस्कॉर्बिक नामक बीमारी होती है, जिसका हम लोग डिस्कशन अभी ऊपर के क्वेश्चन में कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन के है और इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है, जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? रिकेटस नामक बीमारी जो है वह विटामिन डी की कमी से होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए कुछ विटामिन दिया है और उससे होने वाले रोग दिए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। विटामिन डी की कमी से जो है वह रिकेटस नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और इन सब का डिस्कशन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी एक रोग है जो किस की कमी के कारण होता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि बेरी बेरी जो बीमारी है वो विटामिन बी की कमी से कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, कुछ विटामिन दिया है और उससे जो होने वाले रोग दिया है उसके बारे में देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिज या रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है या ऑस्टियोमेलेसिस होता है। यह जो है दो तरह का बीमारी होता है। रिकेटस जो है वो बच्चों में होता है और ऑस्टियोमेलेसिस जो बीमारी होता है वो वयस्कों में होता है। किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी बेरी जो बीमारी है वह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, E300 का सामान्य नाम क्या है? E300 का सामान्य नाम है वो विटामिन ई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो जो B1 है वह जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि ए, डी और ई जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। कैसा विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए हम लोग देखते हैं, विटामिन का आविष्कार जो है वह फंक ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। और यह जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। चलिए
विटामिन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वह BC होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग ADEK के नाम से जानते हैं। इसको ट्री के साथ हम लोग याद कर सकते हैं WBC, यानी W हो गया वाटर और BC से मतलब विटामिन B और विटामिन C। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलीय नहीं है? बताना है हमको वसा में विलीय कौन सा विटामिन नहीं है। तो विटामिन C जो है वो वसा में विलीय नहीं है, जबकि यह किसमें विलीय है? पानी में विलीय है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो जो विटामिन K होता है वह रक्त का थक्का बनाने के लिए जो प्रोटीन जिम्मेवार होता है उसको एवं कैल्शियम को क्या करता है? सक्रिय करता है। सही आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं कैल्शियम को सक्रिय करता है? सेम क्वेश्चन, विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन K। इसका सही आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस विटामिन में ईस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। विटामिन B में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। इसका कुछ विटामिन दिया है और उसका रासायनिक नाम दिया है और स्रोत दिया है। तो जो विटामिन B2 है वह उसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, और यह जो है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी एवं दूध में पाया जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है इतना जितने भी खट्टे जो पदार्थ खाने वाले पदार्थ हैं, जो फल हैं, उनमें पाया जाता है। और विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और यह जो है टमाटर, आंतों में भी यह उत्पन्न होता है। हरी एवं साग सब्जियों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश के 3 सक्रिय रूप हैं? रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। यह जो किसका होता है? तो यह जो है विटामिन A का होता है। सही आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? हमारी आँखों एवं त्वचा को कौन सी विटामिन स्वस्थ रखता है? तो विटामिन E जो है वह स्वस्थ रखता है। सही आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो है वो विटामिन B9 के कमी के कारण यह बीमारी होता है। सही आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित रहता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको लीवर जो होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तित करके संग्रहित करके रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वंध्यता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो जो विटामिन A है इसकी कमी से वंध्यता एवं कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन B हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम को अवशोषण को विटामिन D बढ़ाता है। सही आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जो अष्टभुज है वो जिंक का उच्चतम स्रोत है। सही आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे एक कथन और कारक दिया गया है। अभिव्यक्ति अभिकथन जो है वो पहला अभिकथन है, बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, और इसका कारण है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन A सही है, जिसमें A गलत है लेकिन R क्या है? सही है। बेरी जो है वो किसी विषाणु जनित संक्रमण नहीं है, जबकि किसी कमी से कारण होता है। बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, और विटामिन की कमी से क्या होता है? कई बीमारियां होती हैं। यह सही है और A जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन A का अच्छा स्रोत क्या है? जो गाजर होता है वो विटामिन A का अच्छा स्रोत होता है। सही आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन A का उच्चतम स्रोत है? विटामिन A का उच्चतम स्रोत गाजर होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है? तो उसके आहार में जो है विटामिन C देकर यह समस्या को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। अभी हम बताए हैं कि जो खट्टे फल होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन D हो जाएगा।
अगला प्रश्न है रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो रेटिनॉल का संबंध जो है विटामिन ए से है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ विटामिन दिया गया है, उसका रासायनिक नाम और उसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है वह दिया गया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इससे एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। विटामिन डी की रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इससे जो है रिकेटस नामक बीमारी होती है। और वयस्कों में कौन सा होता है? वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिस नामक बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है और इससे नपुंसकता होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन एवं फाइलोक्विनोन है और इसकी कमी से जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्कर्वी किसकी कमी से होती है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डैश की कमी से स्कर्वी बनता है। तो किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए का संबंध जो है रेटिनॉल से है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रतौंधी रोग डैश की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी किसके कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कर्वी रोग से बहुत सारा प्रश्न पूछा है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये विटामिन सी जो है और स्कर्वी रोग कितना महत्वपूर्ण है। वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है। तो यदि कोई व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उसमें विटामिन डी की कमी है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन के डैश की कमी से होता है। विटामिन के जो है वह किसकी कमी से माफ़ कीजिएगा, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रक्त का थक्का जमने में समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया में मदद करता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त की थक्का जमने में मदद करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन बी वन को डैश भी कहा जाता है। विटामिन बी वन को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन बी वन को जो है हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन सी को डैश नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य है खून का जमाना। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो रक्त का जो थक्का है जमने में वो विफल हो जाता है। रक्त का थक्का जल्दी से नहीं जमता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो जो मछली होता है, मछली का तेल में जो है वो विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मछली के लीवर ऑयल में जो है वह विटामिन ए एवं डी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो जो गाजर है वो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, जबकि गाजर जो है वो क्या है? वह विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन जो B12 है वो भी रक्त की थक्का बन जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कोबालामिन डैश को भी कहा जाता है। तो जो विटामिन B12 है उसको कोबालामिन भी कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नियासिन डैश का एक स्वरूप है। नियासिन जो है वो विटामिन B3 का एक स्वरूप है। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन C का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, हरी जो सब्जियां होती हैं वो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा जो है वो नियासिन की कमी के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाया जाने वाला जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। जो विटामिन के है वह इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है विटामिन के। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राइबोफ्लोविन क्या है। राइबोफ्लोविन जो है एक विटामिन का नाम है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला हमारा टॉपिक है मानव रोग लक्षण एवं उपचार। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक बार वीडियो को जल्दी से सभी दोस्त शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश की छाल से प्राप्त किया जाता है। जो क्विनिन है किस पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो यह कुनैन के पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर हम मलेरिया, तो मलेरिया जो है मादा एनीफिलीज नामक मच्छर के काटने के कारण होता है। किस मच्छर के काटने के कारण होता है, तो मादा एनीफिलीज नामक मच्छर के काटने से कारण होता है। और यह किस परजीवी से होता है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। और यह जो है इसके इलाज के लिए जो है क्विनिन दवा का प्रयोग किया जाता है, जो किसके छाल से प्राप्त होता है, कुनैन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोधी दवा क्विनोन इनमें से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कुनैन से प्राप्त किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो विषाणु का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है। तो जो एंथ्रैक्स जो है वो जीवाणुओं के कारण होता है, जबकि बड़ी माता, रेबीज एवं एड्स यह सब किसके कारण होता है, यह जो है वह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि जीवाणुओं से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है और विषाणुओं से होने वाली बीमारी कौन सी है। एंथ्रैक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस और टाइफाइड, ये सभी बीमारियां किससे होती हैं, ये सभी बीमारियां जो हैं वो जीवाणुओं से होती हैं। अगर हम विषाणुओं की बात करें तो विषाणुओं में बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा एवं पोलियो, यह सभी जो है वो विषाणु से होने वाली बीमारी हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती हैं। तो जो खसरा होता है वो विषाणु जनित रोग होता है, जबकि टाइफाइड, तापेदिक एवं डिप्थीरिया यह सब किससे होता है, यह जो है वो बैक्टीरिया से होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खसरा किसकी वजह से होता है। खसरा जो है वो वायरस की वजह से होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो जो खसरा है वो विषाणु जनित रोग है, बाकी बेरी, सिफिलिस और सूखा रोग ये सभी किससे जनित होते हैं, यह सभी जो है वह जीवाणु के जो जनित रोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एंथ्रेक्स एक प्रकार का डैश के कारण होता है। तो एंथ्रेक्स जो है वो जीवाणु के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो वायु प्रदूषण के कारण यह जो है वह बीमारी होती है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ वायु प्रदूषक हैं जिनको हम लोग देखते हैं। वायु प्रदूषकों की अगर बात करें तो इसमें सबसे मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, अमोनिया होता है, तंबाकू का धुआं होता है और एरोसोल होता है। यह जो सभी है प्रमुख रूप से वायु प्रदूषक है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस वायु प्रदूषक का प्रभाव हमारे बॉडी पर क्या पड़ता है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड से जो है
हमें दमा, खांसी एवं फेफड़ों की रोग हो सकती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो है फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। सीसा की बात करें तो सीसा जो है हमारी तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह जो है श्वसन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। तो जो हैजा है वायु के माध्यम से नहीं फैलता है, जबकि सामान्य बुखार, निमोनिया एवं तापेदिक ये सभी क्या है, यह संक्रामक बीमारी है और यह हवा के माध्यम से भी फैलता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाइन फ्लू इनमें से किस वजह से फैलता है। स्वाइन फ्लू जो है वायरस की वजह से फैलता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात करें हम इन्फ्लुएंजा वायरस का तो यह जो है वो H1N1 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग जो है वो जीवाणु कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो क्षय रोग होता है वो किस उस जीवाणु का क्या नाम है, तो उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बीमारी का उस जीवाणु का नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है। तो पेप्टिक अल्सर जो है वो जीवाणु की वजह से होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मिनीमाता एवं जापान। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है। तो जो मिथाइल मरकरी होता है उससे जो है मिनीमाता रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। हमको बताना है कौन सा रोग जो है उसको उत्पन्न करने वाले जीव के बारे में सही नहीं है। हैजा जो है वो इन्फ्लुएंजा यह जो है वो गलत है, जबकि एड्स जो है HIV, TB, माइक्रोबैक्टीरियम, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम्स होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है। नेत्र रोग कौन सा नहीं है। जो घेगा है वो नेत्र रोग नहीं है। घेगा जो कहाँ होता है, गले में होता है। जबकि मोतियाबिंद, आंखों का सूजना एवं ग्लूकोमा ये सब किससे संबंधित है, ये आंख से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है। तो स्लीपिंग जो बीमारी होती है, सोने की बीमारी होती है, वह जो है सीसी मछली के कारण होता है। मछली माफ कीजिएगा, मछली नहीं, सीसी मक्खी के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो जो हैजा है वो विषाणु जनित नहीं है, जबकि डेंगू बुखार, जुकाम एवं एड्स ये सभी कैसी बीमारी है, यह जो है विषाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु निम्नलिखित कितना होता है। यह जो है 25 सेंटीमीटर होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। बर्ड फ्लू जो है H5N1 वायरस के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सुमेलित बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खसरा जीवाणुस होता है, यह सुमेलित नहीं है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआस होता है, टेटनस जीवाणुस होता है और टाइफाइड जो है वो जीवाणुस होता है। यह तीनों क्या है, सही है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ बीमारी दिया गया है और यह किससे होता है वो दिया गया है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआस होता है और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम है। टिटनेस जो होता है वो जीवाणुस होता है और यह जो है टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के वो कारण होता है। खसरा जो है वो वायरस के कारण होता है और टाइफाइड जो है वो जीवाणु के कारण होता है। सही आंसर, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में सही आंसर इसका ये हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो जो तापेदिक है वो विषाणु जनित रोग नहीं है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा ये विषाणु जनित रोग है। और यह कैसा रोग है, यह जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण काला औजार नामक रोग होता है। काला जार किसके कारण होता है। तो काला जार जो है वो
प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसी कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे जो परजीवी देखते हैं हम लोग कि परजीवी द्वारा कौन सा बीमारी होता है, जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन सा बीमारी होता है, और विषाणुओं के द्वारा कौन कौन सा बीमारी होता है, और कवकों के द्वारा कौन कौन सा विटामिन होता है। यदि हम बात करें प्रोटोजोआ यानी परजीवियों की बात करें तो कालाजार, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी एवं पेचिश, यह सभी जो है वो परजीवी के द्वारा होता है। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में हो जाएगा टेटनस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया एवं काली खांसी, यह सभी जो है जीवाणुओं से जनित रोग है। और विषाणु की बात करें तो जो है एड्स है, डेंगू है, पोलियो, ट्रैकोमा एवं हर्पीज, यह सभी जो किससे होता है, यह सभी विषाणु से होता है। कवक की बात करें तो कवक में दम्मा, खाज, गंजापन एवं दाद, ये सभी जो है वो कवक के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। यह जो है अधोमुखी युग्मक विखंडन के द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु होता है, जीवाणु से होता है। तो जो टाइफाइड है वो जीवाणु से होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है डैश की कमी की वजह से क्वाशियोरकर जो नामक बीमारी है वो उत्पन्न होती है। यह जो है प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है। तो एडिज मच्छर जो है वो डेंगू का वाहक होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। HIV का इलाज नहीं होने पर वह एड्स हो सकता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है HIV का पूरा नाम क्या है। तो HIV का पूरा नाम क्या है, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है HIV का पूर्ण रूप क्या है। तो ये भी वही है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका नाम होता है। अगला प्रश्न है हमारा एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है। तो यह जो है परागकण की उपस्थिति के कारण क्या होता है, बुखार होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो बड़ी माता के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कुछ वैज्ञानिक दिया गया है और उसके आविष्कार से संबंधित आविष्कार दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया था। डी रदरफोर्ड ने परमाणु विखंडन का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका का आविष्कार किया था। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। यह सभी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला जार नामक रोग के कारण होता है। तो काला जार किसके कारण होता है, तो काला जार जो है वह लिस्मेनिया के कारण होता है। किसी कारण होता है, लिस्मेनिया कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मदा एनीफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक होता है। तो मदा एनीफिलीज मच्छर जो होता है मलेरिया का वाहक होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बीमारी सामान्य मच्छरों द्वारा फैलती है। तो मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, तो मलेरिया जो है मच्छरों द्वारा फैलता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी है तो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है वो परजीवी है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है। सही आंसर चिंता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है दाद किस प्रकार की बीमारी है। दाद जो है एक कवकीय बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है, कवक से कौन कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन कौन होता है। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में टाइफाइड,
तापेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टेटनस, कोड़, निमोनिया एवं काली खांसी, यह सभी बीमारी किससे होती है? तो यह सभी बीमारी जो है जीवाणु से होता है। कवक की बात करें तो कवक से दाद, गंजापन, दम्मा, एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। विषाणु की बात करें तो विषाणु से डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना एवं एड्स, ये सभी बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ विषाणु से होता है। और प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग एवं पायरिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो दाद का कारण कौन सा है? फफूंदी जो है वो दाद का कारण है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो जो ऑप्शन सी है वो गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। जबकि टाइफाइड, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है वो संक्रामक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? जो मधुमेह नेत्रदान कर सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है मधुमेह। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है वो नेत्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? जीवाणुजनित रोग कौन सा है? तो डिप्थीरिया जो है एक जीवाणुजनित रोग है। जबकि कठमाला, खसरा एवं छोटी चेचक यह सभी क्या है? यह विषाणुजनित रोग हैं। आइए देखते हैं कुछ रोग है और उसे किस जीवाणु से होता है उसको हम लोग देखते हैं। टेटनस, टेटनस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा जो है विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया जो है वो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। और टाइफाइड जो है वो सल्मोनेली टाइफी के कारण होता है। यह जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? तो जो छोटी चेचक है वो विषाणु के द्वारा होता है। जबकि टाइफाइड, क्षय रोग एवं हैजा यह सब किसके कारण होता है? यह सब जो है वो जीवाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करती है? तो यह जो है वो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया यह तीनों के प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। आगे प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है? तो पी जो है वो पार्टूसिस से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीपीटी के प्रयोग को से रोकथाम होता है। तो डीपीटी के प्रयोग से किसका रोकथाम होता है? तो डिप्थीरिया का जो है वो रोग का थाम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित होती है? तो जो आंत ज्वार होता है, टाइफाइड जो होता है, वह ट्रिपल एंटीजन द्वारा क्या होता है? प्रतिरक्षित नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में हम नहीं पढ़े हैं, नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली खांसी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी जो है वो पर्टूसिस के नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो आँखों का उपचार करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो जो गठिया है वो संक्रामक बीमारी नहीं है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि आंत ज्वार, खसरा एवं इन्फ्लुएंजा ये सभी क्या है? यह संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय योग है? असंचरणीय रोग है। तो जो मधुमेह है वह असंचरणीय रोग है। जबकि खसरा, जलांतक एवं रोहिणी जो है वो संचरणीय रोग है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्तु से संक्रमित होता है? जो प्लेग है वो चूहा से होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, EBOLA इबोला है। इबोला क्या है? तो इबोला जो है पश्चिमी अफ्रीका में सीमित जो है एक विषाणु रोग है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंजियोप्लास्टिक से किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टिक जो है वो हृदय रोग का उपचार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह
किस रोग का शिकार होगी, वह जो है हैजा का शिकार हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हैजा जो है विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक उपपोषी है, प्राथमिक परपोषी है। तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा है, तो यह जो है माना एनाफिलीज जो है वो प्राथमिक परपोषी है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो जो एड्स है वो विषाणु जनित रोग है, जबकि टाइफाइड, क्षय रोग एवं टेटनस जो है वो विषाणु जनित रोग है, वायरस बैक्टीरिया जनित रोग हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। जो एड्स का विषाणु होता है वो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, नष्ट कर देता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है HIV के इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मच्छर के काटने के कारण HIV का संक्रमण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। जो एड्स है वो एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है पीलिया किसके संबंधित है, पीलिया किससे संबंधित रोग है। पीलिया जो है वो यकृत से संबंधित रोग है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पीलिया डैश की एक बीमारी है। पीलिया किसकी बीमारी है, तो पीलिया जो है वो यकृत की बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता डैश के लक्षण है। तो रक्त में यदि यूरिया अम्ल की अधिकता होती है तो वह गठिया का लक्षण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करता है। गठिया जो है वो जोड़ों की बीमारी है जो क्या करता है, अधिक प्रभावित करता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है। तो मनुष्यों में जो है रोग संचारित करने वाले कीटों को हम लोग रोगाणुवाहक के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। खाद्य जनित रोग कौन सा नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो खाद्य जनित रोग नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मधुमेह सामान्यतः किसका परिमाण है। मधुमेह जो है वो कम इंसुलिन स्राव का क्या है, परिमाण है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है। तो यह जो है वो ग्लूकोज के जो है वह उपस्थिति कारण क्या होता है, चीनी नामक मधुमेह जो है वो बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो जो मधुमेह जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, जबकि हैजा, खसरा और मलेरिया जो है वो संक्रामक रोग है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल से भय किस रोग का लक्षण है। जल से भय जो है वो रेबीज के रोग का क्या है, लक्षण है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से जो है वो क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर नामक जो है वह विकार उत्पन्न होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बच्चों के प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी को क्या कहा जाता है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से अगर बीमारी होता है तो उसको हम लोग क्वाशियोरकर के नाम से जानते हैं। और वयस्कों में क्या होता है, वयस्कों में रिकेटस होता है। बच्चों में ना रिकेटस होता है, बच्चों में रिकेटस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होती है। यानी रक्त की कमी किसी कारण होता है, तो जो फॉलिक अम्ल होता है, विटामिन B12 और लोहा होता है, इन सबके कमी कारण क्या होता है, रक्ताल्पा बीमारी होती है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है, इसको जो है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए। तो उसको जो है अबुर्द विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
ओनकोलॉजिस्ट से क्या दिखाना चाहिए, ओनकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का मानव रोग है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का क्या है, कैंसर होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो जो ल्यूकेमिया होता है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में किया जाता है, इनमें मानसिक बीमारियों के राहत प्रदान करने के लिए संग्रहित विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ECT, इलेक्ट्रोकन्वेलिस थेरेपी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जवानों का एक तीव्र वायरल रोग है जो जानवरों का माफ़ कीजिएगा, जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैल जाता है। तो रेबीज जो है वह कुत्ता के काटने से फैल जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो रेबीज नामक बीमारी होती है, अभी हम लोग इसका डिस्कशन किए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज के विषाणु कारण ही होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांश संबंधी संक्रमण पैदा करने वाली एक जलजनित रोग है। तो सही आंसर इसका ए जो है वो हैजा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हैजा डैश नामक जीवाणु के कारण होता है। तो हैजा जो है वो विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलजनित रोग है। तो हैजा जो है वो जलजनित रोग है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। तो उसमें जो है एलिसा शामिल नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जा सकता है। तो जो है सफ़ेद दाग का जो है इलाज जो है वह ल्यूकोसिन के द्वारा किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है। ल्यूकोडर्मा जो है त्वचा की बीमारी होती है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भ्रष्ट के मुताबिक भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश वहन करता है। तो जिंका वायरस का वहन कौन करता है। तो जिंका वायरस जो है वो मच्छर के द्वारा वहन होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। तो बताना है वायुजनित संक्रमण के कारण क्या नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाले संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। यह जो है वायरस के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो कार्सिनोमा को जो है वर्गीकृत नहीं किया गया है, जबकि ल्यूकेमिया, मिथिलोमा एवं लिम्फोमा को जो है वह वर्गीकृत किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाला एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी के निदान के लिए किया जाता है। तो यह जो है वो HIV के टेस्ट के लिए किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है। एलिसा जो है वो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। तो यह जो है रिकेटस जो है वो माफ़ कीजिएगा, रिंडरपेस्ट जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है, जबकि इन्फ्लुएंजा, हैजा और एड्स जो है सब क्या है, विषाणु जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण में खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज मिला था। यह जो है रोनाल्डो रॉस को नोबेल प्राइज मिला था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। तो मच्छर के काटने से यह प्रसारित नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश के कारण बनती है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है वो पथरी के कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है,
कुष्ठ रोग को डैश नाम से जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग को जो है हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है रक्तताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है। तो रक्तताल्पता स्थिति जो है वो आरबीआई की कमी की वजह से होती है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है। तो पीला बुखार जो है वो मादा मच्छर के काटने के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है रोगों को फैलाने वाली कीड़ा को डैश कहा जाता है। तो रोगों को फैलाने वाली कीड़ा को जो है वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। उपदंश जो है वो जीवाणु संबंधी रोग है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक होते हैं। तो यह जो इबोला वायरस के पोषक होते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वाहक होते हैं। तो एनाफिलीज मच्छर जो है वह मलेरिया का जो है क्या है वाहक होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो घेंघा का विकार जो है आयोडीन के कमी के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो है गंडमाला रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गंडमाला या गोइटर जो है किसकी कमी के कारण होता है। तो गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है घेंघा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है। घेंघा जो है आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली क्या है एक बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस क्या विश्व एड्स दिवस किस साल जो है हर वर्ष मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश किया जाता है। तो वहाँ जो है वो क्या किया जाता है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे किया जाता है इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बायोप्सी किया जाता है। क्या किया जाता है बायोप्सी किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मवेशियों के मुख और पैर के रोग किसके कारण होता है। तो मवेशियों के मुख एवं पैर का रोग जो है विषाणु कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी ब्लास्ट डैश के एक निंदनीय परीक्षण होता है। पश्चिमी ब्लास्ट जो होता है वह HIV के लिए किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो है वो BCG का वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो BCG का उपयोग जो है तापेदिक के रोकथाम के लिए किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तापेदिक डैश की एक बीमारी है। तापेदिक किसकी बीमारी है। तो तापेदिक जो है वो फेफड़े की बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सिरोसिस जो रोग होता है वह जिगर को प्रभावित करता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं होता है। तो अधिक पानी पीना जो है पथरी गठन का कारण नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है स्लीप एपनिया सोते समय डैश से संबंधित होता है। यह जो है खराटे मारने से संबंधित होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित होता है। तो यह जो है हड्डी से संबंधित होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निमोनिया डैश की सूचना के कारण होता है। निमोनिया जो है वो फेफड़े के सूजन के कारण होता है। माफ़ कीजिएगा सूजना नहीं होगा, सूजन के कारण होता है। निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है। तो फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है। इस स्थिति को कैसे माना जाता है तो इसको जो है वो हाइपोथर्मिया माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5 से
8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं होता है। तो जो डी है ट्रांसमिशन जो है वो कैंसर का कारण नहीं होता है, जबकि पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक उत्परिवर्तन, अनुवांशिक संशोधन, ये सब क्या है, यह सब जो है वो कैंसर का कारण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कैंसर का कारक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है थ्रोम्बोसिन डैश की बीमारी है। थ्रोम्बोसिन किसकी बीमारी है? थ्रोम्बोसिन जो है रक्त की बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। तो जीका वायरस जो है मच्छरों के द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है हमारा जीका वायरस किसके कारण फैलता है। तो जीका वायरस जो है मच्छर के काटने के कारण फैलता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क और ज्वार। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मस्तिष्क ज्वार जो है सबसे अलग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है केमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। केमोथेरेपी से किसका उपयोग किया जाता है? तो कैंसर का इलाज किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक जो है वो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है ओसीटी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है। तो यह जो है वो दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक दवा है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मेलियोडोसिस क्या है। मेलियोडोसिस जो है वो संक्रामक रोग है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो डिप्थीरिया जो है वो दिल से संबंधित नहीं है, जबकि एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी एवं कार्डियोल रैप्चरल जो है ये सब किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है हमारा मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। आंसर नंबर ए क्या है? टेक्सोबैक्टिन्स है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। समानता का पता लगाना है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी क्या है? संक्रामक है। सभी क्या है? संक्रामक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है आमतौर पर वनधाता क्या है। वनधाता क्या है? यह जो है एक अनुवांशिक प्रकृति की बीमारी है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है एपिडेमिडोलॉजी एपिडेमिडोलॉजी क्या है। एपिडेमिडोलॉजी जो है वो बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसारण का अध्ययन है। बड़ी आबादी में क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसारण का अध्ययन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के लिए काम आती है? तो RMAB दवा जो है वह रेबीज विरोधी दवा है और यह रेबीज के विरुद्ध काम करने के लिए आती है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो चश्मा से क्या ठीक नहीं किया जा सकता है? तो मोतियाबिंद जो है चश्मा से ठीक नहीं किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था। तो पोलियो का टीका जो है वो जेनास एडवर्ड सॉल्फ ने किया था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम हाथी पांव का कारण होता है। तो कृत्रिम हाथी पांव का कारण क्या होता है? फाइलेरिया वर्म्स होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 149। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 150। निम्न में से किस कृमि के कारण फीलपांव होता है। तो यह जो है फाइलेरिया कृमि कारण होता है, फीलपांव होता है। अगला प्रश्न है डैश यौन संक्रामक बीमारी नहीं है। कौन सा यौन संक्रामक बीमारी नहीं है? तो जो ऑप्शन सी है कौन सा
कैडियोआसिस जो है वो यौन संक्रामक बीमारी नहीं है, जबकि गोनोरिया, सिफिलिस या मस्से यह सब क्या है, यह यौन संक्रामक बीमारी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है हेमोफीलिया क्या है। हेमोफीलिया क्या है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं कारकों के लिए जिम्मेवार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए कितने वायरल टेस्ट लॉन्च किए गए हैं। तो किसने जो है, माफ़ कीजिएगा, किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है। तो वायरल लोड टेस्ट किसने लॉन्च किया है, तो JP नड्डा ने किया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है दंत क्षय शुरू होता है जब मुंह का पाँच क्या होता है, मुंह का pH मान जो है वो 5.5 से कम होता है, तो दांत का क्षय जो है शुरू होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मलेशिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। मलेरिया, माफ़ कीजिएगा, मलेरिया लिखा हुआ है। मलेरिया को डैश के उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो क्विनाइन के उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है मलेरिया को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। तो मलेरिया को जो है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त दवा से क्या किया जाता है, ठीक किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो एंटासिड का उपयोग जो हम लोग अपच के इलाज के लिए करते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जीव संक्रामक रोग के कारण होता है। तो जो ऑप्शन सी है विषाणु जो है वो संक्रामक रोग के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक जो है फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवा होता है, एंटीबायोटिक होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पोलियोमाइलिटिस जो है वो किसकी वजह से होता है। तो पोलियोमाइलिटिस जो है वो जीवाणु की वजह से होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा एंटीबायोटिक जो हम लोग अभी कर चुके हैं। अभी हम लोग एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक जो अभी हम लोग किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है। तो घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को जो है मवाद कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव की रीढ़ की हड्डी 38 होती है, 38 कशेरुक होती है, ये गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है सूखा रोग निम्न में से किससे प्रभावित करता है। सूखा रोग जो है वो कंकाल तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आगे का जो पॉइंट है वो टॉपिक है पादप जगत है, इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।